चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं, जहां हम एक ऐसी प्राचीन कथा पर चर्चा करेंगे जो डर, रहस्य और तर्क यानी लॉजिक का एक कमाल का कॉम्बिनेशन है। देखिए, विक्रम और बेताल की कहानियां सिर्फ बच्चों को डराने वाले किस्से नहीं हैं। ये असल में दिमाग को झकझोर देने वाली ऐसी पहेलियां हैं जो आज के समय में भी उतनी ही सटीक हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे उस घने, अंधेरे और डरावने जंगल की तरफ चलते हैं, जहां राजा विक्रमादित्य के सामने एक ऐसी चुनौती खड़ी है जो बिल्कुल असंभव लगती है। अब जरा इस माहौल को अपने दिमाग में इमेजिन कीजिए। रात का वक्त है, घने जंगल के बीच सन्नाटा इतना कि सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। आसमान में घने बादल हैं और चांद की रोशनी बस नाम मात्र के लिए जमीन तक पहुंच रही है। ये कोई आम रात नहीं थी। ये एक ऐसी रात थी जहां हर कदम पर खतरे का और कहीं ना कहीं मौत का एहसास होता है। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला माहौल। और ठीक इसी खौफनाक अंधेरे के बीच हमारे मुख्य पात्र राजा विक्रमादित्य अपनी तलवार पकड़े आगे बढ़ रहे हैं। कमाल की बात यह है कि उनके चेहरे पर डर का एक छोटा सा निशान तक नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं। क्योंकि ध्यान देने वाली बात यह है कि विक्रम सिर्फ एक आम राजा नहीं है, वो एक बेहद बहादुर योद्धा हैं जो इस भयानक अकेलेपन में भी अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर एक राजा आधी रात को इस शमशान जैसे जंगल में अकेला क्या कर रहा है। दरअसल एक तांत्रिक ने उन्हें एक बेहद अजीब और खौफनाक टास्क दिया था। उन्हें शमशान के पास एक पुराने बरगद के पेड़ पर लटकती हुई एक लाश को निकाल कर लाना था। और इस लाश की हिस्ट्री ये थी कि जो भी इसे छूता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। सोचिए टास्क कितना जानलेवा था, लेकिन विक्रम ने बिना डरे इस भयानक चुनौती को स्वीकार कर लिया। और यहीं पर आता है पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। जैसे ही विक्रम उस लाश को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर रखते हैं, एक ठंडी, डरावनी सी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठती है। वो कोई आम मुर्दा नहीं था, वो सदियों से भटकने वाला एक बेहद शक्तिशाली प्रेत बेताल था। और बेताल तुरंत एक शर्त रखता है। वो कहता है कि वो एक कहानी सुनाएगा। अगर कहानी के अंत में पूछे गए सवाल का जवाब विक्रम को पता हुआ और वो फिर भी चुप रहे, तो उनका सर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने जवाब दे दिया तो बेताल वापस पेड़ पर उड़ जाएगा। ये अपने आप में एक भयानक और दिमाग घुमा देने वाला जाल था। इस खतरनाक शर्त के तय होने के बाद बेताल अपनी पहली कथा शुरू करता है। तो आइए इस विश्लेषण के अगले हिस्से राजकुमारी और राक्षस को समझते हैं। बेताल कहानी शुरू करता है धर्मपुर की राजकुमारी चंद्रलेखा से। राजा वीर सिंह की ये बेटी बेहद सुंदर और अत्यंत बुद्धिमान थी। उसने तय किया था कि वो सिर्फ अपने सबसे लायक दावेदार से ही शादी करेगी। उसके लिए 3 राजकुमार आए। पहला राजकुमार ज्ञानी था, जिसके पास अथाह ज्ञान था। दूसरा बेहद ताकतवर था, जो शक्ति और एक्शन का प्रतीक था। और तीसरा राजकुमार अमीर था, जिसके पास धन दौलत यानी पूंजी की कोई कमी नहीं थी। तीनों ही अपने आप में एकदम परफेक्ट थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक इस शांत माहौल में एक भयानक मोड़ आता है। एक रात एक राक्षस ने राजकुमारी चंद्रलेखा का अपहरण कर लिया। सोचिए उस अफरा तफरी के बारे में। राजा ने तुरंत ऐलान कर दिया कि जो कोई भी उनकी बेटी को सुरक्षित वापस लाएगा, उसका विवाह सीधे राजकुमारी से कर दिया जाएगा। इस एक सीधे से प्रस्ताव ने इन तीनों राजकुमारों को तुरंत आगे आने पर मजबूर कर दिया। अब यहां इन तीनों की असली परीक्षा होती है। इन्होंने बड़ी ही तार्किक रणनीति बनाई। पहले ज्ञानी राजकुमार ने अपने ज्ञान और विद्या का इस्तेमाल करके ये पता लगाया कि राक्षस राजकुमारी को आखिर किस पहाड़ पर ले गया है। फिर अमीर राजकुमार ने अपनी दौलत का इस्तेमाल करते हुए तुरंत एक विशाल सेना और तेज घोड़ों का इंतजाम किया। और अंत में ताकतवर राजकुमार ने वहां पहुंचकर उस आदमखोर राक्षस से भयानक युद्ध किया और उसे मार गिराया। इन तीनों के इस टीम वर्क से राजकुमारी महल में सुरक्षित वापस आ गई। लेकिन राजकुमारी के महल वापस आते ही एक बहुत बड़ा नैतिक सवाल खड़ा हो गया। और यही वो सवाल है जो बेताल ने राजा विक्रमादित्य पर फेंक दिया। राजकुमारी से विवाह का असली अधिकार आखिर किसका था? क्या वो ज्ञानी था जिसने जगह ढूंढी? क्या वो अमीर था जिसने इस पूरी यात्रा को संभव बनाया? या फिर वो ताकतवर राजकुमार जिसने राक्षस को मारा? यहां रुककर जरा सोचिए, असली अहमियत कहां पर है? दिमाग में, दौलत में या तलवार की धार में? चलिए देखते हैं राजा विक्रम ने इसका क्या नापा तुला फैसला सुनाया।
विक्रमादित्य ने इस पूरी सिचुएशन को बहुत ही लॉजिकली 2 हिस्सों में तोड़ दिया। उन्होंने समझाया कि एक तरफ थे सहायक यानी ज्ञानी और अमीर, जिन्होंने रास्ता दिखाया और साधन दिए। उनकी भूमिका सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम की थी। लेकिन दूसरी तरफ था वो व्यक्ति जिसने मुख्य एक्शन लिया, ताकतवर राजकुमार, जिसने आगे बढ़कर अपनी जान सीधे जोखिम में डाली। विक्रम का मानना था कि विवाह का असली अधिकार ताकतवर राजकुमार का ही है, क्योंकि ज्ञान और दौलत भले ही महत्वपूर्ण हो, पर बिना जान की बाजी लगाए उनका कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक सच्चा रक्षक वही है जो खुद को खतरे में डालता है। जवाब बिल्कुल परफेक्ट था और उसके पीछे का तर्क पूरी तरह से ठोस। लेकिन इस जवाब के आते ही हुआ क्या? जवाब सुनते ही बेताल की डरावनी हंसी एक बार फिर पूरे जंगल में गूंज उठी। हा 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 हा, तुमने फिर बोल दिया और अब मैं वापस जा रहा हूं। देखिए, बेताल ने यहां विक्रम की टूटी हुई चुप्पी का फायदा उठाया। वो तुरंत हवा में उड़ गया और वापस उसी बरगद के पेड़ पर जा लटका। विक्रम का चुप रहना तो असंभव ही था, क्योंकि सच जानते हुए भी अगर वो चुप रहते तो शर्त के हिसाब से उनका सर फट जाता। ये शर्त अपने आप में एक ऐसी फंदा थी जिसमें विक्रम को हर हाल में उलझना ही था। तो इस कथा को समझने के बाद हमारे सामने एक सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल रह जाता है, क्या सच्ची बहादुरी हमेशा ज्ञान और दौलत से ऊपर होती है, या फिर राजा विक्रमादित्य बेताल के बनाए एक बेहद शातिर दार्शनिक जाल में फंस गए थे? आज के समय में भी क्या हम प्रैक्टिकल एक्शन को रणनीति और पूंजी से ज्यादा बड़ा मानते हैं? विक्रम ने हार नहीं मानी, वो फिर से पेड़ की तरफ चल दिए, ये जानते हुए कि अगली पहेली और भी जटिल होने वाली है। इन सवालों पर विचार जरूर कीजिए। आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। आगे भी ऐसे ही रहस्यमयी विषयों को हम मिलकर समझते रहेंगे।